हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे आपकी बुक से। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बना चुके हैं। मीन्स इन दोनों क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों अकाउंट बना रहे हैं। अब आप यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट आप इसमें कर चुके हो, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन विक्रम बासलाना का है और आयव्यय खाता बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ लिख देता हूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ओके लिखते हैं। और ये आपका यहाँ एक्सपेंडिचर आ जाएगा और यहाँ इनकम आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दिया है रोकड़ शेष कैश बैलेंस और आयव्यय खाते में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश बैलेंस नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाकर नहीं दिया है, सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। उसके बाद चालू वर्ष का चंदा प्राप्त किया, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, यानी आपको इस साल का चंदा। ठीक है, रोकड़ शेष कैश बैलेंस तो वैसे भी आएगा नहीं। चालू वर्ष का चंदा प्राप्त किया, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर 10,500, ये आपकी इनकम है। आय है, चंदा मिला है, क्रेडिट में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 10,500। उसके बाद आगामी वर्ष का चंदा प्राप्त किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये नहीं आएगा क्योंकि आयव्यय खाते में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही चंदा आता है, वही सब्सक्रिप्शन आता है जो इस साल का है। ठीक है, इसे छोड़ दे। उसके बाद आजीवन सदस्यता शुल्क, इंग्लिश मीडियम लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमारी आय है, ये हमारी इनकम है, ये क्रेडिट में आएगी। लेकिन लास्ट में एक समायोजन है, एडजस्टमेंट है कि आजीवन सदस्यता शुल्क और प्रवेश शुल्क का पूंजीयन करना है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्री फीस आर टू बी कैपिटलाइज, और जिसे कैपिटलाइज करना है, पूंजीकृत करना है, वो नहीं आएगी, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दान प्राप्त हुआ, डोनेशन रिसीट्स, तो ये आएगा, ये आपकी इनकम है। ठीक है, और दान प्राप्त हुआ, डोनेशन रिसीट्स 1100 रुपए है। फिर ये फर्नीचर क्रय, परचेज फर्नीचर, ये आपका खर्चा है। ठीक है, लेकिन फर्नीचर हमारी संपत्ति है, असेट्स है, और आयव्यय खाते में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं आएगा। उसके बाद प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस, ये आपकी इनकम होती है और इनकम क्रेडिट में आती है, लेकिन उसने लास्ट में बोल दिया कि इसका पूंजीकरण करना है, कैपिटलाइज करना है, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद विनियोग किया, इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट आपकी संपत्ति है, विनियोग आपकी असेट्स है, विनियोग आपकी संपत्ति है, इन्वेस्टमेंट आपकी असेट्स है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है पुस्तकों का क्रय, परचेस ऑफ बुक्स, ये वाचनालय का प्रश्न है। ठीक है, अभी इस साल के बोर्ड एग्जाम में, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस साल के बोर्ड एग्जाम में थोड़ा लेट बोर्ड एग्जाम हुआ, अकाउंट का पेपर कल ही हुआ, तारीख 9 जून को, सॉरी 10 जून को, जो भी तारीख थी, कल आपका अकाउंट का पेपर हुआ 12th क्लास का। और ये जो क्वेश्चन मैंने हाथ में दिया है, ये क्वेश्चन कल के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आया है, पूछा गया है। ठीक है, और कई बच्चों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, बुक्स आएगी सर, खर्चा है, नो नहीं आएगी, ये वाचनालय का प्रश्न है। वाचनालय मीन्स लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बनती है, ये बुक्स उनकी असेट्स से, संपत्ति है, नहीं आएगी। ठीक है, आगे पत्र पत्रिका है, समाचार पत्र, मैगजीन, खर्चा है, डेबिट में आएगा। ये है 500 रुपीज। उसके बाद सामान्य में जनरल एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है, डेबिट में आएगा। उसके बाद सैलरी है, वेतन 1500 रुपए, 1500 रुपीज डेबिट में आएगा। और आई थिंक इस पे एक समायोजन है, इस पर एक एडजस्टमेंट है, अदत्त वेतन 100 रुपए
100 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 1600 रुपए, 1600 रुपीज। उसके बाद है लेखन सामग्री स्टेशनरी खर्चा है, डेबिट में आएगा, ठीक है। और स्टेशनरी है 520, 520। उसके बाद मरम्मत है, रिपेयर खर्चा है, डेबिट में आएगा 180, 180। उसके बाद बैंक में जमा किया, बैंक में डिपॉजिट किया, और अगर बैंक में आपने कुछ जमा किया है तो आपकी संपत्ति असेट से और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आय व्यय खाते में संपत्ति असेट्स नहीं आती। उसके बाद अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर दिया। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर तो नहीं आएगा लेकिन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आएगा। तो इस सवाल में फर्नीचर 1200 रुपए था, 1200 1200 का 10% 120 रुपए डेबिट में आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में आंसर कैसे निकलेगा आप सब जानते हो, ठीक है। क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे, जो आएगा वो सरप्लस माना जाएगा। सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम। तो देखें क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो आ रहा है 8380 आना चाहिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 था और क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, आपको हनुमान क्लब का प्राप्ति भुगतान, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाने हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बनाएंगे, प्राप्ति भुगतान, रिसीप्ट एंड पेमेंट हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। ऊपर लिख देंगे हनुमान क्लब, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में कर देता हूं मैं। एक्सपेंडिचर और यहाँ इनकम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गत वर्ष के चंदे वसूल हुए, सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड फॉर लास्ट ईयर। ये नहीं आएगा, आपको इसी साल का चंदा चाहिए, इसी साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, पिछले साल का मिला है छोड़ दे, नहीं आएगा। फिर है चालू वर्ष के चंदे प्राप्त हुए, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, ये आएगा, क्रेडिट में आएगा। और ये 5400 है, 5400, ठीक है, क्योंकि इस साल का मिला है। उसके बाद है चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए, सब्सक्रिप्शंस फॉर करंट ईयर नॉट रिसीव्ड, यानी इस साल का आपको चंदा अभी मिलना बाकी है, मिलना बाकी है, एक्रूड है, उपार्जित है, प्लस कर दे क्योंकि इस साल का है। ये 600 है, 600 रुपए, सॉरी 900 रुपए, 6300 रुपए हो गए, ठीक है। उसके बाद लिखा है आगम यानी रिसीप्ट्स, हिंदी मीडियम वालों का आगम लिखा है और इंग्लिश मीडियम वालों का रिसीप्ट लिखा है, मतलब ये सब चीजें आपको मिल रही है, प्राप्त हो रही है, तो ये क्रेडिट में आएगा। रूम रेंट, कमरे का किराया 300 रुपए, क्रीड़ा शुल्क, स्पोर्ट्स फीस 1800 रुपए, और जलपान गृह से प्राप्ति रिसीव्ड फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, चाय नाश्ते पानी की दुकान से आपको पैसा मिला, ये आपकी इनकम है। ये है 3700, 3700 रुपीज। ओके, उसके बाद है भुगतान, पेमेंट, तो ये डेबिट में आएगा। टू सैलरी 3000 रुपए है, 3000। उसके बाद टू रिपेयर 400 रुपए है, खर्चा है। और उस पर एक एडजस्टमेंट है, समायोजन है कि मरम्मत अदत्त है, रिपेयर आउटस्टैंडिंग के 200 रुपए, 200 रुपीज, तो प्लस कर देंगे। आप यहाँ लिख देना आउटस्टैंडिंग
थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, अब आपके समझ में आ गया है। उसके बाद है छपाई लेखन सामग्री, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है। ये जो स्टेशनरी है 600 रुपए है, 600 रुपीज। उसके बाद जलपान गृह सामग्री है, मटेरियल है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, डेबिट में आएगा। तो चाय नाश्ते पानी की आपको इनकम हुई थी, उस पर कोई मटेरियल आपने खर्चा किया, ये है आपका 2700 रुपए, 2700। और ये भी अदत्त है, ये भी आउटस्टैंडिंग है। देखिए आप एडजस्टमेंट में 600 रुपए प्लस कर देंगे, 600 रुपीज प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 3300, 3300 रुपए। उसके बाद है चौकीदार की मजदूरी, वेजेस 200, 2000 रुपए टू वेजेस ऑफ चौकीदार, खर्चा है, डेबिट में आएगा। बिजली बिल, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस खर्चा है, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 1000 रुपीज। उसके बाद किराया, रेंट खर्चा है, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 1500 रुपए, 1500 रुपीज। और आखिरी में कैश बैलेंस है, और कैश बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, आय व्यय खाते में नहीं आता है। आंसर निकालने के लिए आप क्रेडिट का टोटल लगाएं और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करें तो एक्सेस ऑफ इनकम आ जाएगा सरप्लस। ओके, और अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको इसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो 1000 रुपए आना चाहिए, 1000 रुपीज, ठीक है, सॉरी 100 रुपए आना चाहिए, 100 रुपीज आना चाहिए, आप करके देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, वेट कीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं। हम इजी क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। होलकर औषधालय का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट ऑन पेमेंट ऑफ होलकर औषधालय। ने आपको होलकर औषधालय का आय व्यय खाता बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। आई रिपीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। पिछले दो क्वेश्चन में डायरेक्ट करना था, यहाँ दिया है, तो आपको इसका आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, होलकर औषधालय, जो भी आप लिखो, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में सब आ गया है। आप कैसे क्वेश्चन किया जाता है, यहाँ एक्सपेंडिचर आएगा और यहाँ इनकम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट की चीजों को डेबिट में लाते हैं और डेबिट की चीजों को क्रेडिट में ले जाते हैं। मींस सारी प्राप्तियों को, सारी रिसीप्ट्स को क्रेडिट में ले जाते हैं, इनकम बना देते हैं आय, और सारे भुगतान को, सारे पेमेंट को डेबिट में ले आके एक्सपेंडिचर बनाते हैं व्यय। और समायोजन, एडजस्टमेंट का ध्यान रखते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट की चीजों को डेबिट में ला रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट की सबसे पहली चीज है नर्सों का वेतन, सैलरी ऑफ नर्सेस। औषधालय के लिए ये खर्चा है, औषधालय में हॉस्पिटल, उसके लिए खर्चा है, डेबिट में आएगा टू सैलरी, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई समायोजन नहीं है, 656। उसके बाद लॉन्ड्री, ये भी खर्चा है, लॉन्ड्री मीन्स कपड़े वगैरह धोने के, ये आपका 380, 380। उसके बाद किराया, रेंट, ये भी खर्चा है, ये आपका 200 रुपए, 200। उसके बाद कार का मूल्य, कार की वैल्यू, कार हमारी संपत्ति है, कार हमारी एसेट्स है, नहीं आएगी, इसका ध्यान रखना। उसके बाद कार के खर्चे, कार के एक्सपेंसेस, ये खर्चा है, डेबिट में आएगा। एक्सपेंसेस ऑफ कार, ये आपका है 840। उसके बाद दवाइयाँ, मेडिसिन, तो यह मेडिसिन एक हॉस्पिटल के लिए उसकी असेट्स होती है, संपत्ति होती है, और ये 670 है, 670 है।
और इस पर एक समायोजन है, इस पर एक एडजस्टमेंट है, और वो ये है कि दवाइयाँ खरीदने का एक बिल 129 रुपए अदत्त है। अ बिल ऑफ 129 फॉर द परचेस ऑफ मेडिसिन वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब मेडिसिन खरीदने का एक बिल आउटस्टैंडिंग है, तो फिर इसे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद है रोकड़ शेष, कैश बैलेंस। ये नहीं आता है, मैं पहले बोल चुका हूँ। क्रेडिट की चीजें डेबिट में आ चुकी है, और अब डेबिट की चीजों को क्रेडिट में ले जाएं, मतलब सभी प्राप्तियों को आय बना दे, सभी रिसीट्स को इनकम बना दे। तो सबसे पहले रोकड़ शेष है, बैंक शेष है, बैंक बैलेंस। यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। उसके बाद चंदा है, सब्सक्रिप्शन, ये आएगा। ये चंदा है, सब्सक्रिप्शन, ये 1115 रुपए, 1115 रुपीज। अभी इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, और क्या है सुनिए। डोनेशन ऑफ ₹100, ध्यान से सुनना, ये सब्सक्रिप्शन है। डोनेशन ऑफ ₹100 रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब 100 रुपीज का जो डोनेशन है, देखिए मैंने बोला था डोनेशन अलग होता है, सब्सक्रिप्शन अलग होता है। 100 रुपीज का डोनेशन रॉन्गली यानी गलती से सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो गया है, यानी आपको चंदा मिला है 100 रुपए का, और आपने उस चंदे को दान में शामिल कर लिया गलती से। इसका मतलब ये जो आपका चंदा है, सॉरी थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, 100 रुपीज डोनेशन वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन, यानी आपको 100 रुपीज दान मिला है डोनेशन, और उसको आपने रॉन्गली यानी गलती से चंदे में शामिल कर लिया सब्सक्रिप्शन में। मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें से 100 रुपीज आपको माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 100 रुपए दान है, डोनेशन, जो गलती से सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो गया। इसको माइनस कर देंगे, तो इस टाइप से आपका ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला है सदस्य से शुल्क, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर। जो हमारे क्लब के मेंबर नहीं है उन्होंने भी हमें फीस दी है, कुछ भी हमारी इनकम है क्रेडिट में आएगी। शॉर्टकट लिख दीजिए आप। एक्चुअल में डेबिट की चीजों को क्रेडिट में ले जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद एक म्युनिसिपल सहायता, एड फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, आपको म्युनिसिपैलिटी से कुछ मदद मिली तो आपकी इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। ये है आप लोगों का 1000 रुपए, 1000 रुपीज। उसके बाद दान, डोनेशन, और डोनेशन आपकी इनकम होती है, आय क्रेडिट में आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भवन के लिए दान है, डोनेशन फ्रॉम फॉर बिल्डिंग है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी संस्था को ये दान इसलिए मिला है कि आप इससे भवन बना सके, बिल्डिंग बना सके। तो इस दान का सामान्य प्रयोग नहीं होगा, ये दान आपके लिए सामान्य दान नहीं माना जाएगा, ये नॉर्मल डोनेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग के लिए मिला है, इसलिए इसको आप इनकम नहीं मान सकते। ये स्पेशल डोनेशन है, इसे छोड़ दिया जाएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा, दायित्व में, लायबिलिटीज में, क्योंकि ये आपको बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, तो आपका दायित्व है, आपकी लायबिलिटीज है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, और इसका काम सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए होगा। इसलिए इस प्रकार का कोई दान अगर आ जाए, इस प्रकार का डोनेशन अगर आ जाए जो किसी स्पेशल चीज के लिए मिला है, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। केवल दान लिखा होता तो हम ले लेते हैं, ओनली डोनेशन लिखा होता तो हम ले लेते हैं। उसके बाद ब्याज है, इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा। ये आप लोगों का 38 रुपए है, 38 रुपीज। ठीक है, उसके बाद एक एडजस्टमेंट है कि औषधालय के पास 8000 रुपए की भूमि और भवन है। ये जो औषधालय है उसके पास 8000 रुपीज की बिल्डिंग और लैंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बिल्डिंग और लैंड हमारी असेट है, असेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आय खाते में संपत्ति नहीं आती है। हो गया, और आखिरी में आंसर निकालने के लिए क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे तो आपका एक्सेस ऑफ इनकम आ जाएगा, जिसे आप कहेंगे सरप्लस। ठीक है, ये आएगा 552। आप अपने हिसाब से इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके।